स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का हिंदी ए का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम जिसका कल है। ठीक है, तो कल 15 तारीख को जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो 3 सेट जो आया है वो तीनों सेट का सॉल्यूशन दे दिए हैं, वो तीनों सेट को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9 मॉडल पेपर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिए तीनों सेट को, और ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी का लिखा हुआ ये कहानी, इस पर जो प्रश्न बन सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सेनापति हे ने मैना तथा राजमहल को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। तो इसका आंसर हो जाएगा सेनापति हे ने मैना तथा उसके राजमहल को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए। पहला, उन्होंने जनरल आउटरम से विनती की कि मैना तथा विठूर के राजमहल को बचा लिया जाए। उन्होंने जनरल लॉर्ड कैनिंग को इस विषय के में तार संदेश भिजवाया। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा इसी से, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी जिसे अंग्रेज जनरल पूरा ना कर सके। तो मैना की अंतिम इच्छा यह थी कि वह अपने टूटे हुए राजमहल पर बैठकर थोड़ी देर के लिए रो लेना चाहती थी, जिससे कि उसका दिल हल्का हो जाए। परंतु पत्थर दिल आउटरम ने अंग्रेज जनरल ने उसकी इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा ना की। उसने मैना को तुरंत हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो लॉर्ड कैनिंग के तार में क्या हिदायत दी गई थी, उस पर किसने क्या कार्रवाई की। तो तार में लिखा था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम के आज्ञा ने नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उसके बाद और क्वेश्चन बन सकता है इससे, अंग्रेज सेना ने बिठूर का राजमहल तोड़ने का निश्चय क्यों किया। तो 1857 के क्रांति संग्राम में कानपुर में अनेक अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेज सेनाधिकारी इस हत्याकांड की कुपित थे, इस हत्याकांड से कुपित से मन हो गया था। लंदन की सरकार भी बदले की भावना से जल रही थी, अतः तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का आदेश था कि जिस नाना साहब की प्रेरणा से यह हत्याकांड हुआ है उनका सर्वनाश कर दिया जाए, उसकी एक एक निशानी नष्ट कर दी जाए, उसके सगे संबंधियों को भी मार डाला जाए। इसलिए उनके बिठूर वाले राजमहल को तोड़ दिया गया। और एक लास्ट क्वेश्चन, मैना है और सेनापति हे में भावनात्मक रिश्ते कैसे बने। तो मैना सेनापति हे की पुत्री मेरी की बाल सखी थी, दोनों का आपस में गहरा प्रेम था। मेरी उसके महल में कई बार आ चुकी थी, हे भी उसके घर आए थे। तब वह मैना की पुत्री के समान मानते थे। हे इस बात को भूले हुए थे तथा मैना को नहीं पहचान पा रहे थे। जैसे ही मैना ने हे को अपना परिचय दिया तथा मेरी के साथ अपने प्रेम की याद दिलाई, हे को मृत मेरी की याद आ गई। उनके मन में ममता जग गई, उन्हें फिर से लगा कि उनकी बेटी के समान है, कि मैना उसकी बेटी के समान है। इस प्रकार दोनों के में भावनात्मक रिश्ता बन गए। तो ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और जो मॉडल है, फिर मेरे बचपन का दिन महादेवी वर्मा का है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन, लेखक के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी। तो लेखक के जन्म पूर्व लड़कियों की दशा काफ़ी शोचनीय थी। उस समय लड़कियों के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी व उन्हें परम धाम भेज दिया जाता था। उस समय लड़कियों के प्रति सामाजिक नियम काफ़ी कठोर थे। उन्हें शिक्षा के समान तो क्या किंचित अवसर प्रदान भी नहीं किए जाते थे। वह किसी प्रकार के कार्यों में स्वतंत्र होकर भाग नहीं ले सकती थी। उनके विकास के संबंध में सामाजिक विचार काफ़ी संकीर्ण थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, महादेवी के छोटे भाई के जन्म के अवसर पर ताई साहिबा ने क्या फरमाइश की। तो महादेवी के यहाँ जब छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वे मेरे
वो मेरा नेग ठीक करके रखें। मैं शाम को आऊँगा। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है, वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्ची के लिए कपड़े लाई हूँ, यह कपड़ा सुंदर है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी किस सपने को के पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात कहती है? तो महादेवी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा होने की बात करती है। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती है। उनका विश्वास है कि यदि ऐसा हो जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है। भारत हर दृष्टि से उन्नत, शांत और समृद्ध देश बन सकता है। सही बात है। अगला प्रश्न बन सकता है, महादेवी को बचपन की कौन सी घटना याद आती है? कटोरे को देखकर सुभद्रा ने क्या फरमाइश की? लेखिका महादेवी को बचपन की एक बार की घटना याद आती है कि वह कविता पर उन्हें चांदी का कटोरा मिला, जब बड़ा नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न, महादेवी के परिवार में कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार होता था? तो महादेवी के बाबा और माता पिता कन्याओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। बाबा ने तो कुल देवी दुर्गा की आराधना करके महादेवी को मांगा था। माता पिता ने भी महादेवी को खूब पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, परंतु उनके पुरखों का कन्याओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। पिछले 200 वर्षों से उनके कुल में यह कुपरंपरा थी कि कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सवैया रस खान द्वारा लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि रसखानी वज्रभूमि पर अवस्थित वन, बाग बगीचे और तालाब आदि को बार बार इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि ये सभी प्रकृति के अंग उस भूमि पर बने हैं जहाँ पर कवि के आराध्य और स्नेह पात्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अपने विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण को सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम एवं आसक्ति के कारण तथा उनकी अधिकाधिक कृपा का पात्र बनने के लिए कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अंधेरों से क्यों नहीं लगाना चाहती? अपने अधरों से। गोपी कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती है। कारण यह है कि कृष्ण सदा मुरली बजाने के लिए में खोए रहते हैं। वे गोपी को और ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण गोपी को मुरली पर गुस्सा आता है, अतः वह मुरली को अपने अधरों से नहीं लगाना चाहती। अगला प्रश्न बन सकता है, रस खान के पठित सवैया के आधार पर बताइए कि सच्चे प्रेम की क्या लक्षण होते हैं? तो सच्चे प्रेम में गहरी तल्लीनता होती है। प्रेम प्रिय के जीवन में समा जाना चाहता है। उसे प्रिय की हर वस्तु, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, उसका काम, उसकी कला प्रिय प्रतीत होती है। वह किसी न किसी बहाने प्रिय के संग बना रहना चाहता है, यहाँ तक कि वह प्रिय का गुलाम भी बनने को तैयार हो जाता है। वह उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को तत्पर हो जाता है। प्रेम में एकांतता का भाव होता है। प्रेमी प्रिय के संग अकेला जीना चाहता है, किसी अन्य का संग उसे अप्रिय जान पड़ता है। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी के कहने पर गोपी क्या क्या स्वांग करने को तैयार है? तो सखी के कहने पर गोपी कृष्ण का पीताम्बर धारण करने को तैयार है। वह कृष्ण के समान सिर पर मोर मुकुट धारण करने तथा गले में गूंजों की माला धारण करने को तैयार है। वह कृष्ण के समान हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग वन वन घूमने को तैयार है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न बन सकता है, सारे ब्रजवासी किस पर निछावर हो गए? तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के ग्वाल रूप और सुमधुर वंशी वादन पर निछावर हो गए।
जब से कृष्ण ने नंद की गाय चराई और उनके बीच बैठकर मधुर वंशी बजाए, तब से सब ब्रजवासी उन पर मोहित हो गए। अगला चैप्टर कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा हुआ ये कविता है। तो इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो कवि ने संभावना जताई कि कोयल शायद कोई संदेश लाई हो, अथवा किसी दावानल की ज्वाला उसने देखी है, या मधुर विद्रोह बीज बोने के लिए वह बोल उठी है, या फिर अंग्रेजी शासन से मुक्ति की रणभेरी बजा रही है। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई क्योंकि अंधेरा काला होता है और उसके प्रभाव के कारण कुछ नहीं सूझता। अंग्रेजों की गुलामी के शासन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। इसी कारण कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की। अगला प्रश्न है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियों को ही अपना आभूषण मानते थे, इसलिए भी उन्हें गहना कहा गया है, तथा गहने शरीर की शोभा बढ़ाती है और चूंकि हथकड़ियाँ भी शरीर पर ही झूल रही है, अतः इन्हें गहना कहा गया है। कवि ने कोयल के स्वर को शंखनाद क्यों कहा है। तो कवि कारागृह में अत्यंत निराश है, तभी उसे कोयल का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है। उसे प्रतीत होता है कि मानो कोयल उसे संघर्ष की प्रेरणा देने आई है। कवि उसे देश को जगाने वाली माँ काली की संज्ञा देता है, इसलिए उसे कोयल का स्वर शंखनाद जैसा प्रतीत होता है, जिसे सुनकर उसके मन में संघर्ष की ज्वाला भभक उठती है। अगला प्रश्न है, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन करें। यहाँ अनुप्रास और यमन दोनों अलंकार हैं। वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास है तथा काली काली में पहले कालिमा का अर्थ रंग और दूसरी का अर्थ कुव्यवस्था है। अगला प्रश्न, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन करें। तो पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को अनेकों दारुण कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था। पेट भर खाना ना देना, कठिन श्रम से मोट खिंचवाना, कोल्हू चलवाना, श्रमिक की भांति दिन भर कार्य कराना और किसी से मिलने जुलने की इजाज़त ना देना आदि अनेक अवर्णनीय कष्ट दिए जाते थे। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो का भाव स्पष्ट करें। इस पंक्ति में कवि कोकिला से संवाद के माध्यम से ब्रिटिश व्यवस्था पर व्यंग कर रहा है। यह ब्रिटिश शासन व्यवस्था को मृदुल वैभव कहकर व्यंग करना है कि ब्रिटिश व्यवस्था कितनी क्रूर है। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना क्यों कहा। तर्क के साथ उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि ने अपने हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा है। कवि ने चोरी डकैती जैसे अपमानजनक कार्य के लिए नहीं, अपितु राष्ट्रभक्ति जैसे महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की, अतः उन्हें अपने बंदी होने पर भी गौरव था। कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। ब्रिटिश शासन से टक्कर के लिए ब्रिटिश शासन ने उन पर देशद्रोह और राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें कारावास का दंड दिया। क्रांतिकारी स्वतंत्रता संघर्ष को अपना गौरव और सम्मान समझते थे। समाज भी उन्हें श्रद्धापूर्वक सम्मानित करता था। इसलिए ब्रिटिश शासन द्वारा पहनाई गई हथकड़ियाँ को कवि ने ब्रिटिश राज का गहना कहा है। अगला है चैप्टर मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा हुआ। तो इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को वर्ष भर इंतजार के बाद बरसने पर उलाहना देकर अपने हल्के फुल्के क्रोध मिश्रित अटूट प्रेम का प्रदर्शन किया। उससे अपनी खुशी और गम दोनों ही प्रदर्शित किए। अगला क्वेश्चन है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। तो
तो मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण सजीव हो गया। हवा तेज गति से चलने लगी। हवा के कारण पेड़ कभी झुकने कभी सीधे होने लगे। सूखी नदी में भी जल की धारा प्रवाहित होने लगी। जीव जगत तथा संपूर्ण वनस्पति जगत में मानव प्राणों का संचार होने लगा। 1 वर्ष का इंतजार समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेघ के लिए वन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो मेघों की तुलना गांव के आए मेहमान दामाद से की है। दामाद जब ससुराल जाता है तो वन ठन के जाता है। इसी प्रकार बादल भी 1 वर्ष बाद बरसने के लिए आए हैं, इसलिए उनके लिए वन ठन से संवर कर आने की बात कही है। कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? तो पीपल की आयु बहुत अधिक होती है, वे लंबे समय तक बने रहते हैं। अन्य पेड़ों की तुलना में वे बुजुर्ग ही ठहरते हैं। कई बार 100-100 वर्ष की आयु वाले पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, अतः उन्हें बड़ा बुजुर्ग कहना बिल्कुल सही है। गली गली में दरवाजे खिड़कियाँ क्यों खुलने लगी? तो मेघ और वर्षा के स्वागत में, दूसरे शब्दों में वर्षा का आनंद लूटने के लिए गली गली में दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी। अगला प्रश्न, कविता में आए मानव विकार तथा रूपक अलंकार को उदाहरण लिखिए। कविता में मेघों का, बयार का, पेड़ों का, धूल का, नदी का, पीपल के वृक्ष का, लता का, ताल का, बिजली का मानव विकार किया गया है तथा क्षितिज अटारी के रूपक अलंकार है। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन करें। तो पहला, भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य अतिथि देवो भव के अनुसार प्रस्तुत कविता में कवि श्री सक्सेना जी ने ग्रामीणों द्वारा शहरी मेहमान का स्वागत करने का उत्साहपूर्ण जोश दिखाकर इस परंपरा का निर्वाह किया है। दूसरा, स्वागतार्थ नमन करना, पत्ते डालियाँ झुकना, नाचना गाना, धूल द्वारा लहंगा संभाल कर नाचना चलना एवं सभी के प्रसन्नता का प्रदर्शन किया है। बुजुर्गों द्वारा भी पढ़े लिखे मेहमान को सम्मान देना, किसी विशेष अतिथि के आगमन पर रीति रिवाजों के अनुसार उसकी चरण पखारना। अगला, संकोच, शर्म और लाज का समाहर करते हुए नायिका द्वारा हर्ष की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके का भाव स्पष्ट करें। तो नदी ने भी वयोग से व्याकुल एवं अधीर दशा की प्रदर्शित न करने का भरसक प्रयत्न किया और वर्षा के मेघों के यानी मेहमानों के दर्शन करने के लिए तिरछी नज़र से उन्हें देखा, घूंघट सरकाया एवं आह्लादित होकर विस्मित सी रह गई। उसे खुशी थी कि अब वह पानी से लबालब भर जाएगी। अगला है, बच्चे काम पे जा रहे हैं, राजेश जोशी द्वारा लिखा हुआ। तो सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? आंसर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक विडंबना के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन से वंचित हैं, क्योंकि इसी विडंबना ने उनके हाथों में कलम की जगह काम पकड़ा दिया है। अगला, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो इसका आंसर होगा, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? यह एक भयानक तथा ज्वलंत प्रश्न इसलिए भी है क्योंकि बालकों का उज्जवल भविष्य कायम रखने के लिए उनके बचपन से खिलवाड़ करना अनुचित अपराध है। बच्चों को उनके मौलिक अधिकार खेलने, कूदने, पढ़ने और खुली हवा में सांस लेने ना देकर हम उन्हें बेगार और मजदूरी के शोषण चक्र में फंसने हेतु मजबूर कर रहे हैं। यह बात सर्वथा अनुचित पूर्ण है, अतः कह सकते हैं कि प्रश्न भयानक होता जा रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह एक भयानक प्रश्न क्यों बनता है? तो बच्चों का रोजी रोटी के लिए काम करना निश्चित रूप से भयानक बात है। इस कारण उनका बचपन मारा जाता है, खुशियाँ नष्ट होती है, यहाँ तक पूरा जीवन कुम्हला जाता है। इसलिए उनका काम पर जाना एक भयानक प्रश्न है। आपने अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है? हमने दिल्ली जैसे शहर में कारखानों, घरों में चलाए जाने वाले छोटे मोटे घरेलू उद्योगों जैसे पटाखे, फुलझड़ियाँ बनाना, चमड़े का काम, डाई का काम, होटलों में बर्तन धोना, सफाई, भोजन बनाने और परोसने, झाड़ू लगाने के अतिरिक्त विवशतावश भीख मांगने जैसे काम में भी बाल श्रमिकों को करते हुए देखा है। कभी कभी फुटपाथ पर भी छोटे छोटे बच्चे
बूट पॉलिश करते हुए, ठेलियों पर पानी बेचते, खाने पीने का सामान बेचते, खिलौने आदि बेचते दिख जाते हैं। रेड लाइट और चौराहों पर भी छोटे बच्चे अखबार एवं पत्रिकाएं बेचते हुए मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौका मिलनी चाहिए। तो मेरे विचार से बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। कारण यह है कि बच्चों की उम्र कच्ची होती है, मन भावुक होता है, यह उनके खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। उन्हें पर्याप्त कोमलता और संरक्षण की आवश्यकता होती है। बच्चों को पढ़ने, लिखने, खेलने, कूदने, घूमने फिरने और मनोरंजन करने के भरपूर अवसर मिलने चाहिए। अगला है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनके किस विवशता को उजागर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, रामस्वरूप ने बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई पर विवाह के लिए उसे छिपाना उसकी मजबूरी है। लड़के के पिता को लड़के और उसके पिता की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है। गोपाल प्रसाद उच्च शिक्षित बहू नहीं चाहते और रामस्वरूप उनके लड़के से अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता है, अतः वह बेटी की उस शिक्षा को छिपाता है। वह विवशतावश ऐसा करता है। अगला प्रश्न है, अपने लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है, यह नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। तो रीढ़ की हड्डी ही शरीर का वह अंग है जो सबसे मजबूत होता है। वास्तव में सारे शरीर का ढांचा इसी पर टिका होता है। यहाँ भी जब गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर उमा को अस्वीकार करके जाता है, तब उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा यह कहकर बताना चाहती है कि शंकर में व्यक्तित्व की कमी है, वह कमज़ोर है, कायर है, स्वार्थी है, कठपुतली है। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दिए। शंकर के व्यक्तित्व को समझने के बाद कहा जा सकता है कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जो अनपढ़ हो, गंवार हो, लेकिन खूबसूरत हो, जो उसकी दासी बनकर रह सके, जो अपनी हाँ में हाँ मिलाए। वहीं उमा को एक ऐसा लड़का चाहिए जो पढ़ा लिखा, सभ्य, समझदार, सबल व्यक्तित्व वाला हो, जो स्त्री को पूरा सम्मान दे, जो उसे पाँव की जूती या दासी ना समझकर उसे जीवन संगिनी माने। मतलब कौन सही है? तो उमा सही है। एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। चतुराई भरा व्यक्तित्व। शंकर के पिता गोपाल प्रसाद जब रामस्वरूप जी के घर लड़की देखने आते हैं तो उनका आगमन होती ही उनके चेहरे से चालाकी दिखाई देती है। दूसरा, खाने की शौकीन। बातों बातों में गोपाल प्रसाद बताते हैं कि स्कूली जीवन में दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा देते थे, डींगे मारने वाले शख्स थे। मतलब बातों बात में कभी तो वे अपने अंग्रेजी ज्ञान की सेखी बखारते, तो कभी खिलाड़ी होने का मतलब फेंकने वाला फेंकू व्यक्ति थे और खूबसूरती का कायल भी थे। गोपाल जी लड़की की खूबसूरती के कायल थे, रूढ़िवादी भी थे। गोपाल जी पुराने विचारों के व्यक्तित्व थे। वे लड़की का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना सही नहीं मानते हैं। उनके अनुसार अनपढ़ लड़की दबी हुई से सभी घरेलू काम ठीक से करती है। अगला, विनोदी। वे हंसमुख और विनोद प्रिय थे, है ना। अगला, नर नारी में अंतर मानने वाले। गोपाल जी नर नारी में भेद मानकर नए ज़माने के प्रतिकूल विचार प्रस्तुत करते हैं। वे मर्दों को ही दुनिया में श्रेष्ठ मानते हैं। दहेज की लोभी भी थे। गोपाल जी दहेज के लोभी बनकर ही उमा देखने आते हैं। अगला, रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर शंकर का चरित्र चित्रण करें। तो शंकर रीढ़ की हड्डी एकांकी का वह पात्र है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं है। वह आवारा किस्म का युवक है। वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए पढ़ाई किया, मतलब मेडिकल कॉलेज पर पढ़ाई कम और लड़कियों के पीछे मंडराने पर अधिक ध्यान देता है। इसलिए उसकी खूब पिटाई होती है, यहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। इसलिए वो हमेशा झुक कर चलता है, वह तन कर बैठ नहीं पाता। उसके बाद शंकर की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका
व्यक्तित्वहीन होना, उसके अपने विचार नहीं हैं, वो ना ही मन में इतनी शक्ति है कि कुछ सोच सके या सत्य पर डटा रह सके। उसके लिए ना कुछ ठीक है ना गलत, वह पिता का पाला हुआ चूहा है जो अब कभी चूँ चूँ करता है, जो जब कभी चूँ चूँ करता है और उनकी फूहड़ बातों पर ही करता रहता है। वास्तव में वह युवक ना होकर बूढ़ा है, उसमें किसी भी बात पर अडिग रहने की शक्ति नहीं है। यदि वह व्यक्तित्व संपन्न होता तो एकांकी का नायक कहलाता, अब वह एक अकिंचन अर्थात बेचारा पात्र बनकर रह गया, मतलब हीरो नहीं रहा, वो विलन बन के रह गया। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है पूर्णतः सार्थक एवं सटीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी शरीर का अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा होती है। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो व्यक्ति कमज़ोर कहलाता है। पाठ में भी शंकर एक कमज़ोर व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है जो स्वयं निर्णय लेने में कमज़ोर है, वह अपने बल पर कुछ करने की क्षमता ही नहीं रखता। अगला प्रश्न, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं बताएं। तो इसका चारित्रिक विशेषता क्या है? शालीन एवं गंभीर स्वभाव वाले थे। रामस्वरूप है ना, रामस्वरूप जी गंभीर स्वभाव वाले, साधारण से दिखने वाले, शालीन स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। जिम्मेदार पिता है। रामस्वरूप जी अपनी बेटी उमा को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा करते हैं। लड़के को दिखाते समय वो बेटी के साथ ही रहती है। अगला, अंधविश्वासों के विरोधी है। शंकर के पिता द्वारा बेटी की जन्मपत्री के बारे में पूछने पर वे अनभिज्ञता दर्शाकर उसे ज़रूरी नहीं मानते। मिथ्यावादी, उमा के पिता के रूप में उनके चरित्र में एक कमी यह है कि वे बेटी को अनपढ़ होने की झूठी खबर देकर शंकर के पिता को खुश करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। और थोड़ा डरपोक है, ठीक है, डरपोक स्वभाव वाले। रामस्वरूप जो कई प्रसंगों पर कायर स्वभाव वाले नजर आते हैं, जैसे कि उमा द्वारा क्रोधित होकर दहेज की लालची वरपक्ष के लोगों को भगा देने के प्रसंग में वे बेटी को ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं बेटी कुंवारी ही ना रह जाए। तो ये डर भी स्वाभाविक है ना। सिद्ध करे कि रीढ़ की हड्डी हाथ से एकांकी है। तो रीढ़ की हड्डी हाथ से एकांकी है, माने हंसी खुशी वाला कहानी है। इसमें हास्य और व्यंग के दोनों तत्व विद्यमान हैं। एकांकी का आरंभ हल्के फुल्के दृश्य से होता है। मालिक और नौकर की नोकझोंक विनोदपूर्वक है, यानी हंसीपूर्वक है। नौकर की मूर्खतापूर्ण बातें और रामस्वरूप के करारे उत्तर हंसी पैदा करते हैं। नौकर का अपनी मूर्खता पर खुद हंसना, मालिक के आदेश पर का गलत अर्थ लेना, बिछाने की चादर के बजाय मालिक की धोती मांगना, ऐसे दृश्य है जो पाठ को हंसने पर मजबूर कर देते हैं, जो पाठक को हंसने में मजबूर कर देते हैं। हंसी के तत्व एकांकी के मुख्य प्रसंग में भी है। गोपाल प्रसाद जानबूझकर मनोरंजक प्रसंग उठाता है। वह दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ाने की बात करता है। खूबसूरती पर टैक्स लगाने का सुझाव देता है। नर नारी की असमानता पर फूहड़ तर्क देता है। ये सभी संवाद हंसी उत्पन्न करते हैं। रामस्वरूप और उसकी पत्नी प्रेमा के प्रसंग भी हास्यजनक यानी हंसी पूर्वक है। पति का पत्नी को बार बार मूर्ख कहना, ग्रामोफोन कहना, पत्नी का स्वयं को मूर्ख मान लेना हास्यजनक प्रसंग है। एकांकी का अंत व्यंग से होता है। जब उमा गोपाल प्रसाद तथा शंकर को आड़े हाथों लेती है तो हंसी व्यंग की चोट में बदल जाती है, माने हंसी से थोड़ा सीरियस मोमेंट आता है यहाँ पे। इस प्रकार हम इस एकांकी को हास्य एकांकी कह सकते हैं। अगला, माटी वाला, जो कि लास्ट चैप्टर है, विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखा हुआ है। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखते हैं। तो भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? तो भूख मीठी के भोजन मीठा से लेखक का यह अभिप्राय है कि कोई भी भोजन अच्छा खराब नहीं होता है, कोई भोजन मीठा या कड़वा नहीं होता है। वास्तव में भूख ही भोजन को मीठा या कड़वा, बासी या ताज़ा, अच्छा या खराब बनाती है। भूखे के लिए रोटी ही प्रधान होती है, चाहे वह किसी के घर की हो चाहे कैसी भी हो। भोजन की अपेक्षा भूख मीठापन लाती है। जिनके पेट भरे होते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती उन्हें पकवान भी कड़वे लगते हैं। अतः भोजन नहीं भूख मीठी होती है, ठीक है। तो भोजन नहीं भूख मीठी होती है, ठीक है। जिसको भूख कहते हैं देहात में, भूख है जिसको तो उसको रूखो स्वाद है ना, वैसा है। भूख है तो सब स्वाद, नहीं तो कतनो अच्छा है चीज़ है तो खराब ही लगेगा। आज माटी वाले बूढ़े को
मजबूरी में ही रोटियां खिलाती है। जब भी संभव होता है वह उसके लिए साग का भी इंतज़ाम करती है। वह माटी बेचने से हुई आमदनी में से 1 पाव प्याज खरीद लेती है ताकि वह उसे कूट कर तथा तल कर सब्ज़ी बना दे और बूढ़े को रोटियों के साथ परोस दे। उसकी इस सोच से उसके हृदय में अपने बूढ़े पति के प्रति प्रेम की भावना का पता चलता है। अच्छा, वह अपने बूढ़े पति का बहुत ख्याल रखती है, उसे भरपेट खाना खिलाना चाहती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्द में लिखे थे, ये लिख सकते हैं इसका। अगला प्रश्न है, माटी वाली के आधार पर माटी वाली का चरित्र चित्रण करना है। तो पति प्राणय थे वो, माटी वाली पति प्राणय स्त्री है। वह स्वयं बहुत गरीब और लाचार है। नारी होने के नाते उसे किसी सहारे की आवश्यकता होनी चाहिए, परंतु वह स्वयं बूढ़े पति का सहारा बनकर जीती है। 2 रोटी पाने पर वह पहले 1 रोटी कर देती है। वह उसके लिए प्याज की पकौड़ियाँ बनाने का भी प्रबंध करती है। उसकी यह पारिवारिक भावना प्रशंसनिक है। दूसरा, कर्मठ एवं साहसी थी वो। तो माटी वाली दिन रात मिट्टी खोदने और उसे बेचने का काम में लगी रहती है। उसे वापस लौटते लौटते अंधेरा हो जाता है, फिर वह अकेले जंगली इलाकों में आती जाती है। वह साहसी स्त्री है। और लोकप्रिय माटी वाली एक स्वभाव इतना कोमल विनम्र है, इतना हो गया है कि सब लोग उसे स्वयं चाय रोटी दे देते हैं। वह सबकी चहेती है। वह सबको बहुत कम दाम पर मिट्टी दे जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, जो कि लास्ट नहीं है और एक आध प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन की इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। तो आज के भौतिकतावादी युग में व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ने की दौड़ में लगा हुआ है। सभ्यता के विकास में वह संस्कृति और मूल्यों को छोड़ रहा है। आज वह बाहरी खोखली चमक के लिए अपने आधारभूत शाश्वत खत्म और उससे जुड़ी चीज़ों को छोड़ रहा है। अतः मालकिन के इस कथन की पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों का हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें खोखली चमक और क्षणिक सुख के लिए अपने परंपरागत ठोस मूल्यवान चीज़ों का त्याग नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारी पहचान ही धीरे धीरे धूमिल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखे। तो विस्थापन की समस्या, नदियों पर बड़े बड़े ऊंचे बांध बनाए जा रहे हैं। नर्मदा नदी पर भी ऐसा ही बांध बनाया जा रहा है। इन बांधों को बनाए जाने के परिणाम स्वरूप सैकड़ों हजारों परिवारों को अपनी ज़मीन गंवानी पड़ती है, वे उजड़ जाते हैं। अब समस्या आती है उनके विस्थापन की। सरकार उनकी ज़मीन तथा रोजी रोटी तो छीन लेती है, पर विस्थापन की ओर ध्यान नहीं देती। थोड़ा बहुत मुआवजा उनके हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेती है। देश का सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय ने भी इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विस्थापन का प्रबंध किया जाना जरूरी है। उनकी मांगों को लेकर आंदोलन तो चलते हैं, पर किसी न किसी दबाव के फलस्वरूप वे बीच में ही दम तोड़ देते हैं। इस समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी को एक बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और 40 में 40 नंबर आपका आ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।